नमस्कार। चाइना ने अपने कुछ इंजीनियर वापस बुलाए। चाइना वो यहाँ इंडिया में काम कर रहे थे, कुछ फॉक्सकॉन में काम कर रहे थे, कुछ दूसरी कंपनीज में काम कर रहे थे। 600 के आसपास इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस वापस बुलाए गए जो कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे या दूसरी कंपनीज में थे। ये एक स्किल्ड लेबर थी और ये स्किल्ड लेबर ऐसी थी जो कि शायद इंडिया में थोड़ा मुश्किल से मिलती है, लेकिन चाइना के वापस बुलाने का मतलब ये है कि वो सारे के सारे अब यहाँ पे जो जो अपनी वैल्यू एडिशन दे रहे थे या बहुत जरूरी काम कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा, और ऐसे में प्लांट्स पे खतरा आ सकता है। हालांकि इंडिया के पास स्किल्ड लेबर है, लेकिन जिस तरीके की स्किल्ड लेबर उनके हाथ में थी उतनी स्ट्रांग नहीं है। फिर भी जो है वो है। अब इंडिया को कहीं ना कहीं से तो लानी पड़ेगी, लेकिन चाइना क्या इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को या इंडिया की आईफोन मेकिंग चिप मेकिंग इंडस्ट्री को सैबोटेज करना चाह रहा है? पहली चीज। दूसरी चीज ये चाइना बौखला चुका है, क्योंकि चाइना की अपनी इंडस्ट्रीज इंडिया या दूसरे कंट्रीज के शिफ्ट हो रहे हैं। ये 300 के आसपास जो इंजीनियर्स बुलाए गए बहुत इंपॉर्टेंट थे इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर शादेंदु सर, एक लंबा अरसा सर ने इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दी भारत माता को, और अब भी भारत देश की सेवा में लगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर रोहित जी, ये बहुत बहुत नमस्कार आपको। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन योर चैनल। और आज आपने जो टॉपिक चुना है ये देखिए बहुत ही अहम मुद्दा है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूंगा और जो मैं बोलूंगा वो आपको कन्विंसिंग लगेगा, और साथ में देखिए पूरे पूरे गेम प्लान की एक एक्सपोजर होगा जिससे कि पता लगेगा कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है। Yes. राइट सर। तो सर थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर चैनल सर। एक चीज के ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया की ओर मूव की है और इंडिया ताइवान के साथ मिल करके एक नंबर वन बनना चाह रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अमेरिका भी नहीं चाहता कि चाइना नंबर वन रहे, वे चाइना के हाथ में सेमीकंडक्टर्स रहे। ऐसे में चाइना का ये 300 इंजीनियर्स पुल आउट करना कितना अहम है? क्या ये इस स्टेप को किस एंगल से आप देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है रोहित जी कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। जब से अमेरिका ने हम्म, तमाम टैरिफ लगाए हैं चाइना के ऊपर स्पेशली, देखिए अमेरिका चाइना को अपना बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मानता है, और अमेरिका की जितने भी आइटम है उसकी डिपेंडेंसी दिन प्रतिदिन चाइना के ऊपर बढ़ती चली जा रही थी। एक तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि वील मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अगर आप किसी नेशन पे अपने कंज्यूमर आइटम के लिए, टेक्नोलॉजिकल आइटम के लिए डिपेंडेंट रहेंगे तो आप कैसे ग्रेट बनेंगे? तो उन्होंने ट्रम्प ने आती तमाम टैरिफ लगाए, तो एक तरीके से पूरे विश्व में खलबली मची, चाइना में ही नहीं, यूरोप में भी, हिंदुस्तान में भी तमाम। और उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। ये जो टैरिफ का उन्होंने जो हंटर चलाया पूरे वर्ल्ड में, उससे एक तिलमिलाट हुई। और देखिए बहुत समय से पहले से चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है। उसने बहुत मेहनत की, 80 से उसने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और आज की डेट में उसने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आइटम का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, एक्सपर्टीज हासिल किया। और उस इलाके में जब अमेरिका का टैरिफ काउंटर आया तो सारी कंपनियों में बौखलाहट हुई, जिसमें देखिए आईफोन भी शामिल है। एक जो सेमी कंडक्टर यूनिट की बात की, ताइवान उसका बहुत बड़ा हब था, लेकिन वहां जो काम करने वाली फौज थी वो चाइनीज इंजीनियर थे। तो इन सारे लोगों ने, जब चाइना ने इन सारी वस्तु स्थिति का आकलन किया, तो अब उसको समझ में आया कि अब वो कैसे रेजिस्ट कर सकता है। तो एक उसने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल पर चली, जिसे वर्क फोर्स ब्लैकमेलिंग बोलते हैं। ये बोला कि हमारे जितने भी टेक्निकल मैन पावर हैं वो किसी भी तरीके का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है या जो दूसरे कंट्रीज में ट्रेनिंग कराने की जो जिम्मेदारी है, अगर कोई कंपनी शिफ्ट करती है, वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। और इसी के तहत उन्होंने पहला कदम चला जब हिंदुस्तान से उन्होंने अपने 300 इंजीनियर्स को विड्रॉ करने की बात की, और बोला कि ये सारे के सारे हिंदुस्तान से चाइना वापस आ जाए, और साथ में जो वहां से इक्विपमेंट शिफ्ट होने थे, देखिए जैसे एप्पल का एक एग्जांपल देता हूं। जो आईफोन 17 की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान के तमिलनाडु में होनी है, तमाम तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम तरीके की टेक्निकल मैन पावर, इक्विपमेंट चाइना से आने थे। अब चाइना ने क्या किया, अपने इंजीनियर वापस बुला लिए, इक्विपमेंट को अपने एयरपोर्ट और बंदरगाह पे रोक दिया, तमाम तरीके के उसमें इंक्वायरी और टैरिफ लगाने के या उसका कस्टम क्लियरेंस नहीं किया, तो यहां डिले हुआ।
तो कहने का मतलब ये था कि आईफोन अगर पूरी तरीके से हिंदुस्तान शिफ्ट हो जाता और हिंदुस्तान भी उतनी ही खास, उतनी ही खूबसूरती से वो मैन्युफैक्चरिंग करता, तो आज एक कंपनी शिफ्ट की, कल दूसरी कंपनी करती और एक तरीके से एक्सोडस शुरू हो जाता चाइना में। और चाइना ने जो 1980 से लेके आज तक महारत हासिल की थी, कहीं न कहीं उसको बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक लगता। तो इस अब उसने चाल चली कि मैं किसी को ट्रेन ही नहीं करूँगा। हालाँकि फॉक्सकॉन कंपनी जो चाइना की है, उनके इंजीनियर यहाँ थे, जब कोई कंपनी शिफ्ट करती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो उनकी मैन पावर आती है, यहाँ ट्रेन करते हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, जिससे कि स्मूथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो और साथ में एक प्रोडक्शन का जो डिमांड एंड सप्लाई का चेन है, वो बना रहे। लेकिन अगर चाइना इस तरीके की बाधाएँ क्रिएट करता रहेगा, तो नेचुरली जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड है, वो हैम्पर होती है और साथ में जो टेक्नोलॉजी और जो स्किल उनके ट्रेन मैन पावर है, जो हमारी मैन पावर को ट्रेन कर सकते थे, उसी लेवल की एफिशिएंसी के, वो थोड़ा-सा डिले होती है। तो कहने का मतलब है जिस तरीके की डिमांड आईफ़ोन की वर्ल्ड में है, हिंदुस्तान में अगर मैन्युफैक्चरिंग होती और टेक्निकल मैन पावर और या ट्रेन्ड मैन पावर हमारे पास नहीं होती, तो कहीं न कहीं सप्लाई चेन डिसरप्ट होता हुआ दिख रहा है। यही चाइना की चाल है। वो हिंदुस्तान को बैड लाइन में दिखा के हिंदुस्तान की वर्क कंडीशन, हिंदुस्तान की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है और जो ट्रेनिंग स्किल है, उस पे कमेंट करके अपने यहाँ इस मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाए रखना चाहता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये बड़ा टेम्परेरी सेटबैक है, बड़ा ही मायोपिक व्यू है चाइना का अगर वो इस दिशा में काम कर रहा है। देखिए मैन पावर ट्रेन होने में बहुत समय नहीं लगता। अगर एप्पल आईफोन यहाँ मैन्युफैक्चर करना चाहता है तो उनका कोर ग्रुप है, कोर ट्रेनिंग टीम है, कोर एस्टैब्लिशमेंट है, वो उसकी मदद कर सकता है और साथ में ताइवान की जो ट्रेन मैन पावर है, वो विड्रॉ नहीं हुई, तो तमाम अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। एक कोशिश चाइना ने की है, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आएगा। बहुत होगा तो इसमें डिले हो सकता है, हफ्ता, 10 दिन, महीने भर का डिले हो सकता है। लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि पूरी पूरी तरीके से हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब ना बनने दिया जाए, सेमीकंडक्टर की यूनिट ना लगने दी जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हिंदुस्तान इन सब से बहुत आगे निकल चुका है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमें गवर्नमेंट से फैसिलिटी देना है, वन विंडो सर्विस देना, जो टेक्निकल मैन पावर चाहिए, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सारी चीजें सरकार मुहैया कराए। हिंदुस्तान आगे आने वाले दशकों में एक मैन्युफैक्चरिंग और टूल प्रोड्यूसिंग यूनिट बनेगा। हमने डिफेंस सेक्टर देखा है, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर देखा है, हमने सर्विसेज सेक्टर देखा है। अब इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर का कंस्ट्रक्शन अगर यहाँ शुरू हो जाता है, तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी पावर बन के आएगा। यही चाइना की सबसे बड़ा दर्द है। चाइना ने देखिए पूरे वर्ल्ड में अपना मार्केट कैप्चर कर बड़ी सस्ती चीजें बनाता है, तमाम उसका सप्लाई चेन है। देखिए कोविड के समय में जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ तो पूरे विश्व में हाहाकार मचा था, इन्फ्लेशन आगे हो गया था। लेकिन अब सबने ऑल्टरनेटिव रास्ता देखना शुरू किया और दिशा दिखाई है। ट्रंप ने देखिए टैरिफ का हंटर चलाया और सारे के सारे लोगों में एक नई तरीके की इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी आने लगी। हर कंट्री अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करना चाह रहा है, जिससे कि उसकी डिपेंडेंसी कम रहे। और टेक्नोलॉजी है, होता क्या था कि कॉस्ट कटिंग चाइना करता था, इतनी सस्ती चीजें मुहैया कराता था कि बाहर की कंट्री ने इस पे ध्यान नहीं दिया। अब जब अमेरिका का टैरिफ का हंटर है, टैरिफ के केसेस आए हैं और इस तरीके के आगे आने वाले दिनों में चीजें बढ़ेंगी, तो सबने इनवर्ट देखना शुरू किया। और एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने देखिए उनके जो ओनर है, उन्होंने बोला कि अमेरिका की तमाम इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर चाइना में आईफोन मैन्युफैक्चर होगा तो आपके ऊपर भी 100% टैरिफ लगेगा, लिहाजा आप ऑल्टरनेटिव खोजिए। बेस्ट है आप अमेरिका में ही आके मैन्युफैक्चर कीजिए। लेकिन अमेरिका का लेबर बहुत कॉस्टली है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल जाएगा लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि वर्ल्ड के तमाम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर चाइना का ऑल्टरनेटिव कहीं चीप लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वर्ल्ड क्लास का, तो वो हिंदुस्तान आता है। लिहाजा हिंदुस्तान पे डोनाल्ड ट्रंप शायद टैरिफ भी कम लगाएंगे। हमारे यहाँ चीप मैन पावर है और हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है। इन सारों को अगर हम जोड़ दें तो एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चाइना का हिंदुस्तान प्रोवाइड करता है पूरे विश्व में। इसकी शुरुआत हो रखी है। लेकिन चाइना की जो नेफेरियस डिजाइन है, हिंदुस्तान को हमेशा अपना कॉम्पिटिटर मानना, राइवलरी करना और तमाम तरीके की ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई करना, जिससे कि हिंदुस्तान वर्ल्ड में एक बैड लाइट में आए। हिंदुस्तान की जो जो माइनसेस हैं उसको हाईलाइट करना और हर चीज में हिंड्रेस करना।
और हिंदुस्तान के अंदर ऐसे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर दीजिए, चाहे पाकिस्तान के थ्रू, चाहे बांग्लादेश के थ्रू, चाहे म्यांमार के थ्रू, उसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा के रखिए, जिससे कि वर्ल्ड की कंपनी जो चाइना से हिंदुस्तान शिफ्ट होना चाहती वो ना हो। ये उनका ओवरऑल मकसद है। रोहित जी। राइट सर। ये ओवरऑल मकसद है, नो डाउट अबाउट इट। ये जो इंडिया फिर भी अपनी कर रहा है, टाटास ने बनाया, गुजरात में एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। ऐसे में चाइना की इकोनॉमी डूबना क्या तय है कि वहां से फॉक्सकॉन आ गई, वहां से और दूसरे कंपनीज आ तो रही हैं, चाहे वो कितना लास्ट लास्ट मतलब जिसे बोलते हैं कि मरता हुआ आदमी को आखिरी अटेम्प्ट कोशिश की जा रही है चाइनीज इकोनॉमी बचाने की सर। देखिए रोहित जी, चाइना ने अपना जो इंटरनल प्रोडक्शन प्रोसेस है, तमाम तरीके की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तमाम तरीके की इंडस्ट्रियल कंपनीज को जो वो फैसिलिटी देता है, उसने उसको रीलोक करना शुरू कर दिया है। चाइना के इस मैन्युफैक्चरिंग हब को तोड़ना इतना आसान नहीं है। चाइना जो जिस कॉस्ट पे आइटम प्रोड्यूस करता है, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे तमाम तरीके के एयर डिफेंस इक्विपमेंट हो, मिलिट्री हार्डवेयर हो, चिप्स हो, उस कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बनाना सभी देश के लिए एक चैलेंज है। लेकिन अगर अमेरिका इतने लेवल पे टैरिफ लगाता और वही आइटम हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होके कम टैरिफ के साथ कॉम्पिटिटिव बनता है, तो नेचुरली हिंदुस्तान एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। चाइना इसको इतने आसानी से नहीं जाने देगा। चाइना ने अपना अल्टरनेटिव मार्केट खोजना शुरू कर दिया, जिसमें मिडिल ईस्ट है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, और वर्ल्ड में एक तरीके की यूरोपियन नेशन जो है पूरी तरीके से सप्लाई के लिए तमाम अपने कंज्यूमर आइटम के लिए चाइना पे डिपेंडेंट होता दिखता है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। तमाम देशों में जैसे हमने आपको बताया कि अपने अपने इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखना शुरू कर दिया है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ हायर कॉस्ट वो अपने यहाँ प्रोड्यूस करना चाहेंगे। तो आगे आने वाले दिनों में चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार वो मेंटेन रख सकता है। तो देखिए अब उसने एक ऑल्टरनेटिव बना रखा है। आज की डेट में अगर कंज्यूमर आइटम में तमाम विश्व में एक तरीके से खलबली है, या सेमीकंडक्टर यूनिट वहां से मूव करना चाहती है, या ताइवान में एक अलग तरीके से एंटी चाइना फीलिंग चल रही है, तो उसने अपना डिफेंस सेक्टर देखिए खोला, वो मार्केट खोज रहा है। आज की डेट में डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, आपकी नेवल पावर और तमाम जो आपके चीजें हैं वो बड़े चीप रेट में बना रहा है, और इसका ट्रायल उसने पाकिस्तान में इन सारी चीजों का उपयोग करके देख रखा है। एक तरफ उसका सीपेक चल रहा है, दूसरी तरफ डिफेंस प्रोडक्शन चल रहा है, और तीसरे तरफ जो उसका बीआरआई प्रोजेक्ट है वो अपने आप में तमाम छोटे बड़े देशों को एक ऐसा लुभावना ऑफर देता है कि इसको तोड़ पाना बाकी देशों के लिए मुश्किल है। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से चाइना की इकोनॉमी को अपने यहाँ इम्बाइब कर लेगा या उसकी टेक्नोलॉजी को इम्बाइब करेगा, लेकिन हिंदुस्तान डेफिनेटली उसको एक टफ फ्रंट दे रहा है। हिंदुस्तान में भी वो सारी फैसिलिटी है, लेकिन चाइना इतने आसानी से टूटने वाला नहीं। आज की डेट में समृद्धशाली देश है, उसकी इकोनॉमी काफी बड़ी है, उसके यहाँ टेक्नोलॉजी का काफी एडवांसमेंट है, और वो उसका जो मेन कॉम्पिटिटर है वो अमेरिका है। वो आगे आने वाले दिनों में अमेरिका को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। अगर उसने अपने स्टेप को बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से नहीं रखा, तो मेरा मानना कि चाइना अमेरिका के सामने कहीं टूटता हुआ नजर ना आए, कहीं उसकी इकोनॉमी ध्वस्त न हो। तमाम तरीके की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तमाम तरीके के बड़े बड़े कंपनीज जो है, जिनको आज की डेट में वो चीप लेबर, चीप प्रोडक्शन की सुविधा मुहैया कराता है, वो वहां से मूव आउट ना कर जाए। क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप की अगर पॉलिसी में कंसिस्टेंसी रहती, अगर वो इसी को परसू करते रहते और वर्ल्ड को ध्यान में रख के अगर वो चाइना के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली इसका असर चाइना पे पड़ेगा। और हिंदुस्तान और चाइना में तो एक तरीके की एशिया में राइवलरी है, ये इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन पूरे सारे विश्व के कंट्रीज का अगर ट्रेड देख लीजिए, तो वो सारे के सारे ट्रेड डेफिसिट में है। चाइना का ट्रेड सरप्लस पूरे वर्ल्ड में ज्यादा है, लिहाजा इसको अगर वो मेंटेन कर लेता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज की डेट में उस ग्रोथ को मेंटेन करना, उसको आगे बढ़ाना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि अमेरिका उसके बरखिलाफ है। लिहाजा चाइना के आगे आने वाले दिन मुश्किल होते हुए दिख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट ब्रिगेडियर शारदेंदु सर। बड़े अच्छा डिस्कशन रहा, और मतलब ये कि चाइना की क्या सिचुएशन है और चाइना आने वाले टाइम में कैसे इंडिया के लिए एक पोज करेगा थ्रेट इंडियन राइजिंग इकोनॉमी के लिए। हालांकि इंडिया उसके लिए एक बड़ा थ्रेट है, नो डाउट अबाउट इट। ये ट्रेड वॉर, ये इकोनॉमी वॉर, ये जीडीपी की वॉर कहां जाएगी, इस पर आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।